जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। हाँ, क्लास क्यों नहीं चल रही है? क्लास चल तो रही है, क्यों परेशान हो रहे हो बताओ? हैं? फालतू का परेशान होते हो बताओ? हैं? लाइव सामने खड़े हैं। हाँ, क्लास को थोड़ा 1 घंटा इसीलिए जो है मैंने आगे कर दिया क्योंकि अनिल सर की यूट्यूब पर काफ़ी लंबी मैराथन चल रही थी। तो जब मैं 11:30 में आया क्लास लेने तो उन्होंने कहा कि सर अभी 25 ही क्वेश्चन हुए हैं, 100 क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, और पता नहीं था कि उनकी क्लास है, नहीं तो मैं और लेट कर देता या मैं उनको बोल देता कि वो पहले ले लेते। तो आने के बाद पता चला कि उनकी लाइव क्लास चल रही है, स्टूडियो खाली नहीं है, इस वजह से 1 घंटे की क्लास आगे कर दी। साथ में आप अगर देखेंगे तो आपके स्टडी मटेरियल में एक एक चीज को बड़े बेहतर तरीके से एक एक पीडीएफ को मैंने अरेंज कर दिया है। बहुत बच्चे तो एडमिशन ले लिए हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएं कि आपको पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है। सबसे पहले बात, जिन बच्चों ने शेरशाह बैच में एडमिशन लिया है, ठीक है, उनके बारे में जानकारी है। आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं किसी बैच के हों, तो आपको अगर ज्योमेट्री पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे? ऐसा नहीं कि आप किसी भी क्लास में घुस जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मानिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ शेरशाह बैच का। अब इस बैच में अगर आप देखेंगे तो आपको पास्ट में 16 क्लासेस दिखाई जाएंगी। 16 क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो सिमिलैरिटी चल रहा है, और सिमिलैरिटी के पहले क्या क्या था तो देखो, आपको सबसे पहले कंटिन्यू करना है लाइंस एंड एंगल्स से। लाइंस एंड एंगल्स 1 2 3 4 और ऐसे करके फिर 5 लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स के वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद फिर उसके स्टडी मटेरियल में जाएंगे, और स्टडी मटेरियल में जाने के बाद देखो 2 चीजें होती हैं। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जब आप जाएंगे स्टडी मटेरियल में ना माय डियर, तो स्टडी मटेरियल में आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा यहाँ पर ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में देखो तो 1 नंबर मैंने साफ लिखा हुआ है लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरी और प्रैक्टिस शीट। 2 नंबर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आपको उसके क्लास नोट्स। 3 नंबर पर है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। 4 नंबर पर है प्रॉपर्टी के क्लास नोट्स, और 5 नंबर पर है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंटी। एक एक बातों को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो पहले जब आप लाइन एंड एंगल देखेंगे तो लाइंस एंड एंगल्स की आप क्या करेंगे, शीट लगाएंगे। ठीक है, और आप साथ में क्लास नोट्स को भी देखते रहा करेंगे। क्लास नोट्स जो है वो विद सॉल्यूशन है और जो शीट है वो विदाउट सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? तो जैसे बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार आपने वीडियो देखा, आपने कंसेप्ट को सीखा, उसके बाद आपने शीट लगाई, आपके कंसेप्ट पक्के हो गए। अब जब आप 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आप क्लास नोट्स देख के रिवाइज कर सकते हैं। पहले लाइंस एंड एंगल्स को खत्म करिए, फिर उसके बाद ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, फिर आप उसको खत्म करिए। तब आप आइए सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पे। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पे भी जब आप आते हैं तो वीडियो नंबर 1 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 3 देखिए। इस तरीके से करके आप पूरे क्लासेस को खत्म करें, नहीं तो बहुत मुश्किल में हो जाएगा। क्या चल रहा है क्लास में, कैसे हो रहा है, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिए आप। तो इस तरीके से सभी क्लासेस को खत्म करेंगे आप। ठीक, शीट भी मैंने प्रॉपर टाइम पर अपलोड करवा दिया है। अब बात करते हैं अभिजीत कुमार कहते हैं टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू कंसेप्ट विथ न्यू अप्रोच बाय रेस्पेक्टेड सर आदित्य रंजन। चलिए, धन्यवाद भाई मेरे। अब आ जाओ, हम पढ़ते हैं आज बीपीटी। बीपीटी का मतलब ये नहीं कि हमारा जो है बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो है उसके बारे में पढ़ना है। अपने को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम क्यों आया? पता है क्या होता है, जब हम समरूपता लगाते हैं ना, सिमिलैरिटी कहीं पर लगाते हैं, तो सिमिलैरिटी का मतलब ही है रेशियो में डील करना, अनुपात में बातें करना। ठीक है, और अनुपात में क्लासेस की जो डेली टाइमिंग है वो 11:30 बजे से है। आज की क्लास थोड़ी लेट थी। तो जब हम बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की, बीपीटी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो क्या होता है कि ये बीपीटी जो है वो डेराइव हुआ है हमारा सिमिलैरिटी से, समरूपता से। ठीक है, जब हम समरूपता लगाते हैं तो वहां पर सारा लफड़ा रेशियो का होता है। 2 साइड के बीच में रेशियो की बात की जाएगी, एरिया के रेशियो की बात की जाएगी, रेडियस के रेशियो की बात की जाएगी। तो चलो ठीक है, पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था सिमिलैरिटी कैसे लगाते हैं, फिर पढ़ा सिमिलैरिटी लगाने के बाद प्रभाव क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि सिमिलैरिटी में भी कुछ शॉर्ट ट्रिक कहीं कहीं पर लगाए जा सकते हैं, खासकर स्पेशली ट्रायंगल में। और ट्रायंगल में आप एक स्पेशल थ्योरम पढ़ेंगे बीपीटी, जिसको अलग अलग किताबों में थेस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी थ्योरी के बारे में 2-3 लाइनें पढ़ते हैं तो हमें और अपने कंसेप्ट के बारे में
क्लैरिटी मिलेगी। जैसे सबसे पहला पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहा गया है? कहा गया है कि एक लाइन को, ठीक है, a line drawn parallel to one side of a triangle divide the other two side in the same ratio। बड़ा बेहतरीन बात कहा गया है। देखो, मैं आपको इस पॉइंट को ऐसे क्लियर करता हूं। जैसे मानिए आपने क्या किया, आपने एक त्रिभुज बनाया, बड़ा प्यार से अपना एक सपना जो है एक बड़ा प्यारा सा आपने त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज में क्या बोला गया? तो त्रिभुज में 3 कोनों का नाम है ABC। कहा गया है, मान लीजिए यहां से एक रेखा आप यहां पर इसके BC के समानांतर एक DE नाम की रेखा बनाते हैं, और ये जो DE है वो हमारे BC के क्या है? समानांतर है। समानांतर का मतलब पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। तो यहां पर हमें ये बातें बोली गई हैं कि देखो, अगर AD से लेकर तुम्हारा DB तक का रेशियो 1:3 है, तो वही रेशियो तुम्हारा AE से लेकर तुम्हारा EC तक का होगा। अगर ये 1:3 में है, 1:5 में है, 5:7 में है, तो जिस रेशियो में AD और DB होंगे उसी रेशियो में हमारा AE और क्या होगा? EC होगा, ठीक है, उसी रेशियो में हमारा ए और EC होगा। यही बात कहा गया है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई कोई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जिस अनुपात में यह है उसी अनुपात में उसको विभाजित करेगी। ऐसा नहीं कि 1:3 है तो ये 2:1 में विभाजित कर दे, ऐसा संभव नहीं है। कब? जब हम इसके समानांतर कोई रेखा खींचेंगे। तो क्या हम इसका उल्टा कह सकते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पर एक रेखा है और उस रेखा का नाम जो है वो DE है यहाँ पर, और इनका अनुपात अगर 1:3 का है और इनका भी अनुपात 1:3 का है, अगर ये दोनों अनुपात समान है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो DE है वो BC के पैरेलल होगा? तो बिल्कुल, यानी हमने 2 बातें सीखी। हमने पहला बात सीखा कि अगर ये पैरेलल हैं, पहला पॉइंट, अगर ये पैरेलल हैं तो जिस रेशियो में ये वाली साइड्स होंगी उसी रेशियो में वो वाली साइड्स होंगी। ये हमारा पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट हमने जनाब क्या सीखा? दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि जिस रेशियो में AD और DB है उसी रेशियो में अगर AE और EC है तो यानी ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। मतलब समानांतर होंगी तो रेशियो बराबर होगा, या अगर रेशियो बराबर होगा तो समानांतर होंगी। यही 2 बातें यहाँ पर लिखा गया है कि भैया अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, और अगर रेशियो बराबर होगा तो वो लाइन को मस्ट बी पैरेलल होना पड़ेगा किसके? थर्ड साइड के। यही है हमारा थियर्स थ्योरम। आगे चल के थियर्स थ्योरम जो है उसका एक बेटा आता है जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, ठीक है। थियर्स थ्योरम ही कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिड पॉइंट थ्योरम में। मिड पॉइंट थ्योरम में बस ये कहानी कह दी जाती है। मिड पॉइंट थ्योरम में आगे चलकर आपको बढ़ा देंगे तो बोल दिया जाएगा कि देखो बात ऐसा है कि यहाँ पर एक लाइन AB है, दूसरा AC है, और यहां से तुमने एक लाइन खींचा। अगर D नाम का बंदा AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या है? इनको बराबर बराबर अनुपात में बांटता है, तो ये जो E नाम का बंदा होगा ये भी 200% सत्य है कि ये भी हमारा AC का मिड पॉइंट होगा। यानी इनका अनुपात अगर 1:1 का है तो उनका भी अनुपात 1:1 का होगा। आपने पढ़ा ना कि जिस अनुपात में ये होते हैं उसी अनुपात में ये होते हैं। तो आगे चलकर इसी को मिड पॉइंट थ्योरम का भी नाम दे दिया जाता है, जहां पर ये कहा जाता है कि अगर D नाम का बिंदु इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो E जो होगा वो भी हमारा क्या होगा? इसी का मध्य बिंदु होगा। कब? जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। या उल्टा भी कहा जा सकता है कि अगर ये मध्य बिंदु है D और यहाँ E मध्य बिंदु है, ये इन दोनों का रेशियो समान है, यानी मध्य बिंदु हो गए तो समान हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो पक्का जो DE है वो पैरेलल होगा किसके? BC के पैरेलल होगा। ठीक है। शांतानु चित्रांश कहते हैं सर मैंने आपकी सभी थ्योरी पढ़ी है, बहुत अमेजिंग है। चलिए बहुत अच्छी बात है शांतानु। अब इस पे इफेक्ट क्या क्या होगा? जैसे हमने थियर्स थ्योरम तो पढ़ लिया, थियर्स थ्योरम से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है किसी भी त्रिभुज में, क्योंकि ये अगर थ्योरी के थोड़े से चंद बातें जान ली ना, मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरा एक राइटर बनना है, एक ऑथर बनना है, आपको थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, बट बिना थ्योरी के मजा नहीं आता क्वेश्चंस लगाने में, कंसेप्ट कहां से क्लियर करोगे? तो ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, मान लो एक त्रिभुज ABC में, और त्रिभुज ABC में हमने क्या कहा? हमने कहा देखो भाई बात ऐसी है, DE नाम की एक रेखा है जो BC के पैरेलल है, DE नाम की रेखा है जो BC के पैरेलल है, और हमने कुछ नहीं कहा इसके आगे। हमने कहा एक त्रिभुज ABC है जिसमें D नाम की रेखा BC के समानांतर है, पैरेलल है। तो क्या क्या कहानी होगी? तो पहली कहानी हमारी ये होगी कि जो AD अपॉन BD होगा, यानी जो AD अपॉन BD होगा, ये छोटा वाला साइड, वो बराबर होगा AE अपॉन EC के। ये हमारा पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शीट में सब कुछ दिया गया है।
ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा हमने कहा कि यदि देखो, अब देखो क्या होता है, बहुत बच्चा पता है क्या सोचता है, बहुत बच्चा सोचता है क्या, देखो ये छोटा वाला और बट्टे में ये बराबर होगा इसके, बट्टे में इसके बराबर होगा इसके, बट्टे में इसके, वहीं पर वो गच्चा खा जाता है, वहीं पर वो गलती कर देता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझा करो, ऐसा नहीं है कि आम लीची के बराबर कर दोगे, ठीक है, समझा करो मेरी बातों को। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि छोटे वाले का एडी, छोटे वाले का एडी, ठीक है, और ये जो बीडी है ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा एई और ईसी के। ये हमारा पहला पॉइंट हम कह सकते हैं, ठीक है, एई अपॉन सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है, सर्दी हो रखी है, ठीक। अब जब हम दूसरा पॉइंट लिखने चलते हैं तो दूसरा पॉइंट हम क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट हम ये कहते हैं कि देखो अगर तुम छोटे वाले का एडी लोगे, ठीक है, और बड़े वाले का क्या लोगे, ए बी लोगे, छोटे वाले का एडी लोगे, बड़े वाले का ए बी लोगे, उसी तरीके से छोटे वाले ट्रायंगल यानी इसका ए ही लोगे तो ये बराबर होगा किसके, बड़े वाले ए सी के, और उसी तरीके से छोटे वाले का क्या लोगे तुम, डी ई लोगे तो ये जो है बराबर होगा किसके, बीसी के, डी बटे बीसी के। यानी ये रेशियोज बराबर इस तरीके से होंगे कि छोटा वाला बट्टे बड़ा वाला, छोटा वाला बड़े बट्टा वाला, छोटे वाले बट्टे में बड़ा वाला, ये सभी जो अनुपात आएंगे वो समान आएंगे। ये किस अनुपात में है कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये 1 है और ये 3 है तो एडी का मान कितना है 1, और एबी का मान देखो यहीं पर लिखो, एडी का मान कितना है 1 और एबी का मान 1 जमा 3 4 होगा। तो अगर ये 1 जमा 3 है यानी 1:4 है, 1:4 है, तो ये छोटकू भी 1:4 होगा, यहां पर भी 1 और बड़े वाले में भी रेशियो 4 होगा। ये बात फिक्स है, ठीक है, ये बात फिक्स है। अब बात कर लेते हैं, चलो साइड के बारे में जानकारी जान ली तो इससे कहानी क्या पैदा हुई। अब ये रेशियोज बराबर आए तो क्यों आए, रेशियो इसीलिए बराबर आए क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल समानांतर थे। कौन से ट्रायंगल समानांतर थे, तो ये छोटकू ट्रायंगल बड़े वाले के समानांतर था। समानांतर होते हैं तभी तो हम रेशियो लगा पाते हैं, ठीक है, और समानांतर नहीं होंगे तो रेशियो कैसे लगाएंगे। तो इसीलिए अगर रेशियो लग रहा है इसका मतलब वो समानांतर है, या अगर समानांतर है तो रेशियो लगेगा। तो यहाँ रेशियो बराबर हो रहे हैं, रेशियो बराबर हो रहे हैं, इसीलिए हम एक और पॉइंट लेकर आ जाते हैं अपने पास कि जो एडीई होगा वो एबीसी के क्या होगा, समानांतर होगा। ये जो छोटा वाला है ये समानांतर कह रहे हैं, समरूप होगा। ये छोटा वाला जो है ये बड़े वाले के क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर है, कोई समस्या की बात यहाँ पे। अब आ जाते हैं चौथा नंबर पॉइंट कि साइड के बारे में बहुत सारी बातें कर ली तो एरिया बोलता है मेरे बारे में भी कुछ चर्चा होनी चाहिए, और अगर चर्चा नहीं होगी तो हम नाराज हो जाएंगे। तो हम कहते ठीक है भैया एरिया तुम भी आ जाओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर डीई जो है साइड 1 है और हमारा जो बीसी है वो साइड की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो अगर इनका रेशियो 1:3 का है तो इनका एरिया किस अनुपात में होगा। तो आपको हमेशा से पता है कि एरिया 2D वैल्यू है और 2D की वैल्यू 1D के स्क्वायर करने से आती है, यानी साइड का स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। अगर ये डीई की वैल्यू 1 है तो आपका इसका एरिया कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू 3 है तो पूरे वाले का एरिया कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में ये छोटा वाला 1 लेके बैठा है तो ये कितना लेके बैठेगा, 8 लेके बैठेगा। ये पिछली क्लास में मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। तो यही बात यहां पर बोला गया है कि अगर आपको इन दोनों का एरिया का स्क्वायर निकालना है तो जरूरी नहीं है इन दो साइडों के माध्यम से भी निकाली जा सके। आप एडी और एबी के भी रेशियो का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, आप एई बटे एसी का भी निकाल सकते हैं, आप डीई बटे बीसी, आपको किसी का भी रेशियो पता हो तो उनके साइड को स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, उनके रेशियो का स्क्वायर करके वैल्यू आप इनका रेशियो निकाल सकते हैं। मेरी बात को समझ में आ गया। जरूरी नहीं है कि आप डी और बीसी का ही निकाले, एडी अपॉन एबी का मान पता है वहां से निकाल देंगे, एई एसी का मान पता है वहां से निकाल देंगे, डी और बीसी का मान पता है वहां से निकाल देंगे। बस उनके अनुपात का स्क्वायर कर देना है, उनके रेशियो का स्क्वायर कर देना है, वही क्या हो जाएगा, वही रेशियो हो जाएगा किसका, एरिया का, ठीक है। चलिए बात करते हैं। और लास्ट पॉइंट नंबर 5 जो आपके शीट में दिया गया वो क्या दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की माध्यिका, कोण, समद्विभाजक और लंब को उसी अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में अन्य तो भुजाओं को विभाजित करती है। मतलब यहाँ पर सिंपल बात ये कहा गया है, देखो ये आपका एक छोटा सा फोटो है। अब इस छोटे से फोटो में देखो ये बात पॉइंट किसी भी किताब में नहीं दिया गया है कहीं पर भी, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक अलग से प्लस बातें हैं जो आपको सिमिलैरिटी में पढ़ने को मिलेगी। क्या कहा गया है, नोटिस करिएगा एक बात को। जैसे मैंने कहा हमने एक त्रिभुज बनाया एबीसी नाम का,
ठीक है। अब इस त्रिभुज में क्या हुआ, एक यहाँ पर एल्टीट्यूड डाला गया, लंब डाला गया, वो लंब का नाम क्या है, P है। जो हमारा Q है वो एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। जो हमारा R है, मान लो एक पल के लिए मीडियन है। मीडियन का मतलब माध्यिका होता है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट के बारे में कहा गया है, गौर से देखिए, यहाँ पर बोला गया ना कि एक हमारा मीडियन होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, एल्टीट्यूड होगा, मतलब यहाँ पर ये तीन बातें दी गई हैं। मान लेता हूं मैं यहाँ पर तीन अलग अलग है, इसमें एक एल्टीट्यूड है, इसमें एक मीडियन है, इसमें एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर पता है क्या कहना चाहता है, आपका एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि देख बेटा, ठीक है, तूने सारे पॉइंट बना लिए, कोई समस्या की बात नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। थेल्स थ्योरम के अनुसार अगर ये लाइन BC है और इसके पैरेलल हमने एक लाइन DE नाम को बना दिया, हमने क्या बना दिया, DE नाम का लाइन बना दिया, ठीक है, हमने एक D नाम का लाइन बना दिया, तो AD और हमारा DB का अगर अनुपात 1:2 है तो AM और MP का भी 1:2 होगा, AN और NQ का भी 1:2 होगा, AO और OR का भी 1:2 होगा, AE और हमारा EC का भी 1:2 होगा। इस बात को समझिए आप, ठीक है। मतलब चाहे वो एल्टीट्यूड हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, जिस रेशियो में एल्टीट्यूड, जिस रेशियो में साइड बटेगा उसी रेशियो में एल्टीट्यूड बटेगा, उसी रेशियो में एंगल बाइसेक्टर बटेगा, उसी रेशियो में मीडियन बटेगा। यानी अगर कल के दिन किसी एल्टीट्यूड के किसी एक पॉइंट का मान दे दिया जाए, या मान लीजिए यहाँ पर इसका मान दे दे, यहाँ पर इसका मान दे दे, तो हम उस एल्टीट्यूड की पूरी लंबाई निकाल सकते हैं और उस मीडियन की पूरी लंबाई निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से, थेल्स थ्योरम के माध्यम से। तो ये एकदम एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाता है, एक त्रिभुज के अंदर सब कुछ बना दिया जाएगा। जो अनुपात एक साइड का होगा वही अनुपात एल्टीट्यूड का होगा, वही अनुपात मीडियन का भी होगा, वही अनुपात कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर का होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमारा बस थेल्स थ्योरम एक ही बात कहता है कि इस BC के पैरेलल तुम एक लाइन अगर खींचोगे तो एक भुजा जिस अनुपात में होगी उसी अनुपात में आने वाले सभी लाइंस होंगे जो पॉइंट A से BC पर मिलेंगे, जो पॉइंट A से BC पर मिलेंगे। तो क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को, बताइए। इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें कही गई है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC बराबर AM अपॉन MP। यहाँ पर सारा बात आपके शीट में लिख दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन की तरफ बढ़े, थोड़े से एग्जाम्पल्स को देखें हम, बताइए। चलिए, तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं, छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं, फिर अच्छे लेवल के सवालों पे बढ़ेंगे। साथ में आप सभी को जो है, ठीक है, बिल्कुल, साथ में आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात भी हम कहेंगे, और इम्पॉर्टेंट बात क्या होगा वो भी समझेंगे कि देखो, ज्योमेट्री में पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो एक साल तक मैं ज्योमेट्री ही पढ़ाते रह जाऊंगा, ठीक है। और मैं वही बात है कि पढ़ना चाहोगे तो बहुत कुछ है और पढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ है। तो हम कैसे काम करें, हम बहुत कम समय में भी काम को खत्म नहीं कर सकते हैं, ज्योमेट्री बहुत कम समय में पढ़ लिया, और बहुत ज्यादा समय भी देना उचित नहीं रहेगा कि 2 महीने तक ज्योमेट्री ही पढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे किया जा सकता है, देखो, कंटेंट जो है वो तो है, जैसे मानो अगर मुझे इतना खाना खा के जिंदा रहना है तो इतना खाना तो मुझे खाना ही खाना, इस बात को देखो, तो ये आपका कंटेंट है ना। मैं कंटेंट को इतना कर सकता हूं ना मैं कंटेंट को इतना कर सकता हूं, जो एकदम रिक्वायर्ड है वो चाहिए तो चाहिए, ठीक। तो आपके लिए मैंने पूरा बढ़िया तरीके से कंटेंट पर काम किया हुआ है कि इसके अलावा एडवांस मैथ में आपको किसी की भी कोई किताब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई प्रीवियस ईयर लगाना है। लेकिन फिर भी अगर मैं हर एक क्वेश्चन को कराते रह गया तो इस हिसाब से मुझे प्रॉपर 2 महीने लग जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री को खत्म करने में, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि बहुत ऐसे सवाल हैं जो रिपीटेड है। तो अब हमें क्या करना है, आपको जैसे एक बात ध्यान रखिए, आप हर क्लास को क्या करेंगे, अब हम लोगों को रिवाइज कैसे, हम लोगों को एक काम करना है कि आप हर क्लास में पिछली क्लास का रिवाइज करके आएंगे। आप पहले पिछली वीडियो को देखेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो को देखने के बाद तब नई वीडियो में मूव ऑन करेंगे, ऐसा नहीं बीच में कहीं पर घुस गए, उससे दोनों को कष्ट होगा, आपको भी होगा मुझे भी होगा, ठीक है। हमारा भी नाम खराब हो जाएगा कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, जबकि गलती किसकी है, आपकी है। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज होता है, अब जैसे मान लो कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो क्या करता है, पहले वो माऊ माऊ चलता है, फिर पैरों पर खड़ा होता है, फिर दौड़ता है, और आप सीधा उसको रेस में भगाने की तैयारी कर रहे हो, तो या तो बच्चा मर जाएगा, ठीक है, या फिर उसके जीवन खराब हो जाएगी। तो वो काम आपको भी नहीं करना है, पहली क्लास से पढ़ना है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, रिवाइज करना है सभी क्लासेस को, और अपने को लाइव क्लास के पैरेलल लेके आना है कि मैं लाइव क्लास के पैरेलल आ जाऊं, जितनी क्लासेस में पीछे हूं या मैं पीछे हूं, ठीक है, उसको पूरा कवर अप करके आ जाए। दूसरी बात, जो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे उनको मैं स्किप करते चलूंगा, ठीक है। स्किप इसीलिए करूंगा, रिपीटेड क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे, स्किप करेंगे। मैं स्किप करूंगा क्लास में, क्यों? अब यार एक बात बताओ,
सिंपल अगर मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसका अनुपात 1:2 है, एरिया का बताओ, और फिर अगला सवाल ये आ जाए कि इनका अनुपात 1:3 है बताओ, और अगला सवाल आपको ये दे दे कि इनका अनुपात 4:9 है, एरिया बताओ, तो क्या मेरे को तीनों सवाल बताने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। 1 से 2 सवाल मैक्सिमम बताएंगे और तीसरा आपको खुद करना है। अब बोलोगे सर तीसरा नहीं करवाएंगे तो कैसे काम चलेगा? एक बात, वो तो मेरे ऊपर था ना कि शीट में मैं आपको 50 क्वेश्चन का देता या 100 क्वेश्चन का, लेकिन मैंने दिया तो क्यों दिया? ताकि मेरे भाई बहन जितने भी मेरे यार दोस्त हैं वो कहीं और ना भटकें। ठीक है, तो शीट में इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिए गए हैं ताकि आप उनसे प्रैक्टिस कर सके। ये नहीं कि 100 के 100 हैं तो 100 के 100 मुझसे आप करवाइए। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे उनको हम स्किप करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा सेशन ज्यादा लंबा ना जाए और हम कम समय में क्लासेस को अपने अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को डील कर पाए। नहीं तो ऐसे 15 क्लासेस लग जाएंगी और तब भी सिमिलैरिटी खत्म नहीं होगा। सोचो अभी सिमिलैरिटी पढ़ना है, फिर ट्रायंगल के 2 और टॉपिक पढ़ने हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, तो जो क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे वो स्किप करेंगे हम, और आपका फिर ये काम नहीं होगा कि सर ने स्किप कर दिया तो हम भी स्किप करेंगे। नालायक नहीं बनना है, बढ़िया एकदम बढ़िया पढ़ने वाले स्टूडेंट बनना है, इंस्पेक्टर बनना है ना, तो बस आप उसको जाने के बाद सॉल्व करेंगे। जो मैं क्लास पढ़ाऊंगा उसको जाके रिवाइज करना ही करना है, इस बात को ध्यान रखो। खाना खाना भूल जाना, ठीक है, सोना भूल जाना, लेकिन रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है। निशा झा कहती हैं जो शीट आप करवा रहे हैं और जो अपलोड की है वो डिफरेंट है। बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं किसमें, एबीसी में। डी और ई जो है वो एबी और एसी पर पॉइंट है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो शीट अपलोडेड है डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है बताइए? हमें तो लग नहीं रहा डिफरेंट है, उसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं, डिफरेंट कहां से आ जाएगा? एबीसी है, डी और ई जो है वो एबी और एसी साइड पर है, ठीक है। डी और ई जो है वो ए बी और ए सी साइड पर है। देखिए बोला गया ये बिंदु डी है और ये बिंदु ई है, और ये किस पर है? तो ये हमारा ए बी और ए सी के रेखा पर है। सवाल में बोला गया है डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। जैसे आपने देखा, ठीक है, जैसे आपने देखा कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एक रेखा है और जैसे वो समानांतर है, आपके मन में क्या ख्याल आया? ठीक है आपके मन में क्या ख्याल आया बताइए? आपसे यहाँ कहा गया है कि देखो AC का मान अगर 4 है तो तुम मुझे बता दो यहाँ पर AE का जो मान होगा वो कितना होगा। सवाल में बोला कि एक ट्रायंगल ABC है, E और इस पे जो साइड है, ठीक है, D और E भुजाएं हैं, AC इस प्रकार है कि D और BC समानांतर हैं तथा डैश है। यहाँ पर कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है, एंड यहाँ कुछ छूट गया है, यहाँ कुछ छूटा हुआ है। शीट में देखेंगे AC का मान 4 सेंटीमीटर है। हाँ बिल्कुल कुछ छूट गया है, ये टाइपिस्ट की गलती है, पहले एग्जाम्पल में ही उन्होंने गलती कर दी है। कोई बात नहीं, अपन शीट से देख लेंगे क्या छूटा गया है। AD और BD का अनुपात 3/5 दिया गया है। AD बटे BD 3/5 दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर? एंड यहाँ लिखिए AD बट्टे में BD जो है वो बराबर है 3/5 के, ठीक है, तथा यहाँ पर ये बातें छूट गई हैं। अब देखिए सवाल में बोला गया है AD और BD का जो अनुपात है वो कितना है? AD BD का अनुपात हमारा 3:5 है। सवाल में इसका मान 4 दिया गया है, तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है? तुम्हारा AE का जो मान होगा वो कितना होगा, ठीक है। ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ। AD और BD का जो है दिया गया है, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। AD अपॉन BD 3:5 है और AC का मान जो है वो 4 है। AC का मान 4 है, मैं वही कह रहा हूँ। AC का जो मान है ना, ये AC का मान हमारा 4 दिया गया है। अब मेरी बात को समझना, आपसे हमने क्या कहा? AD और बट्टे में जो AB होगा, यानी 3 और बट्टे में, देखो यहाँ पर एक बात को समझो, एक बार पूरा थ्योरी लिख दे रहा हूँ। AD बट्टे में जो AB होगा वो बराबर होगा किसके? AE और बट्टे में कितना? AC के, और ये जो बट्टा होगा बराबर होगा 3 और बट्टे में 3 × 5 8 के, ठीक है। तो AE बटे AC, तो हमारा यहाँ पर AE का मान कितना है और AC का मान कितना है? तो AC का मान 4 दिया गया है, बराबर है 3/8 के। 4 का 2 × 8 है, आप ऐसे कह सकते हो 4 से काटो 2 बार में और 2 से भाग करोगे तो 1.5 आएगा, यानी इतना मान कितना होगा? A हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को? सिंपल क्वेश्चन। 3/8 के बराबर होगा तो 4 हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ रहा है। एक त्रिभुज ABC है, D और E नाम के पॉइंट है AB और AC पे।
देखिए सिमिलैरिटी के ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे करा दिए हैं जहां पर आपको कहा जाएगा, देखते चलिए। हमारा एक त्रिभुज है, उसका नाम क्या है, तो एबीसी नाम का है। डी और ई जो है वो एबी और एसी पर है। यहाँ पर डी नाम का पॉइंट है, यहाँ पर ई नाम का पॉइंट है। सवाल में बोला गया है जो आपका एबीसी वाला जो एंगल है ना वो बराबर है ईडीए के। वो बराबर है किसके, वो बराबर है ईडीए के। जैसे मेरा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, मैं बोलूंगा जो डीई है वो समानांतर होगा किसके, डीई समानांतर होगा मेरा बीसी के। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ये दोनों रेखाएं बराबर हो जाएंगी। अब ये दोनों रेखाएं बराबर हो जाएंगी तो क्या है, उसके बाद बोला गया है कि देखो एडी का जो मान है तुम्हारा कितना है, एडी का मान 3 है। ईसी का मान तुम्हारा कितना है, ईसी का मान 3x है। बीडी का मान कितना है, तो 5 है। और एई का मान कितना है, तो 2x माइनस 1 है। ठीक है, 2x माइनस 1 है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है, आप यहां पर चाहे तो कह सकते हैं 3/5 बराबर इतना बटे इतना, या 3/8 बराबर इतना अपॉन टोटल। आपके जगह पे कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे आप यहां बोलेंगे कि 3/5 होगा वो बराबर होगा किसके, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x के। तो यहां से फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9x बराबर होगा 10x माइनस 5 के। कितना होगा 10x माइनस 5 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू पूछी गई है, 5 उत्तर देंगे। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो आप इसका टोटल भी ले सकते हैं कि 3 और बट्टे में टोटल यानी 3/8 बराबर होगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और बट्टे में इन दोनों का जोड़ यानी टोटल 3 2 5 5x माइनस 1। क्योंकि बहुत बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है, यार ये दोनों सेम ही है क्या। तो आप इन दोनों छुटकू का भी रिलेशन निकाल सकते हो, या इस छोटे वाले का बड़े वाले के साथ लगा सकते हो। दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। जैसे 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 2 16, तो यहां पर आ जाएगा आपका x, और यहां आ जाएगा -3, वहां आ जाएगा -8, 8 में से 3 गए तो आ जाएगा 5। इस केस में भी x बराबर 5 ही आएगा। ठीक है, तो आप दोनों छोटे वाले का, इस छोटे का इस छोटे के साथ, इस छोटे का इस छोटे के साथ रिलेशन लगाओगे तो भी वही आएगा। या अगर AD अपॉन AB ले रहे हो तो AE अपॉन AC लेना पड़ेगा। ठीक है, एक का छोटा दूसरे का बड़ा, तो पहले का छोटा दूसरे का बड़ा, दोनों तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों इतने सवाल हैं, क्योंकि देखोगे ये जो पैटर्न आपका पूछने का तरीका है ना, ये इस बार के सीजल में काफी ट्रेंडिंग पे रहा है। 2020 में सीजल के हर पेपर पे इस पे क्वेश्चन था, सेम तरीके से था। तो जितना बच्चे को इतना कंसेप्ट पता था वो आराम से 2 नंबर लेकर आ सकता था, और इतना कंसेप्ट अगर नहीं पता था तो 2 नंबर जाते हवा में। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है, फिर सेम तरीके से कि आपका एक त्रिभुज है एबीसी नाम का। ठीक है, डीई नाम की जो एक रेखा है वो किसके समानांतर है, तो बीसी के समानांतर है। एडी का मान कितना है, तो एडी का मान हमारा ए है। डीबी का मान कितना है, तो डीबी का जो मान है वो हमारा a/4 है। उसके बाद बोला गया है एई का मान कितना है, तो 2a + 3 है, और ईसी का मान कितना है, 7 है। अब आप यहां पर रिलेशन लगाना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से लगा दीजिए। ए अपॉन देखो AD अपॉन BD लगा लो, AE अपॉन देखो इसका छोटा वाला लोगे तो इसका छोटा वाला लेना। उसी तरीके से इसका छोटा बटे इसका छोटा बराबर इसका छोटा बटे इसका छोटा, या इसका छोटा और बट्टे में टोटल, तो वो बराबर होगा इसका छोटा बट्टे में टोटल के। आप जो भी रिलेशन लगाना चाहो, देखो दोनों रिलेशन दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे थ्योरी में ताकि आपको काम आएगा। AD अगर ले रहे हैं, AD अपॉन BD ले रहे हैं, AD अपॉन BD ले रहे हैं तो बराबर होगा AE अपॉन EC के। ये आपको पहला पढ़ाया था मैंने, ये बराबर होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, यानी इसका छोटा बट्टे छोटा बराबर छोटा बट्टे छोटा, या फिर दूसरा आप ऐसे लगा सकते हैं AD छोटा और बड़ा वाला क्या होगा, AB। AD छोटा बड़ा वाला क्या होगा, AB बराबर होगा AE छोटा बड़ा वाला क्या होगा, AC बराबर होगा AE छोटा बड़ा वाला क्या होगा, AC, और वो बराबर होगा DE छोटा और बराबर होगा बट्टे में किसका, BC के। तो आप या तो ये लगा लो, नहीं तो ये लगा लो, फर्क क्या पड़ता है, एक ही वैल्यू निकालनी है, दोनों में किसी भी रिलेशन से आ जाएगा। मिटा देते हैं इनको तो समझते हैं। A बटे, ठीक है, A बटे A + 4 जो होगा वो बराबर होगा 2A + 3 डिवाइडेड बाई 7A के। ठीक है, यहां पर गुना करेंगे तो आ जाएगा 7A² बराबर 2A इंटू A² कितना हो जाएगा, 2A²। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 3A, प्लस हो जाएगा 8A और प्लस हो जाएगा 12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 5A² हमारा आ जाएगा, और 8 3 11 माइनस 11A माइनस 12 बराबर 0। 12 इंटू 5 60। ठीक है, 12 इंटू 5 60 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर 11 दिया गया है। A का मान कितना रखा जाएगा, तो आप A का मान अब यहाँ से या तो ऑप्शंस में रख के पुट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, नहीं तो आप सॉल्व कर सकते हो कि 12 × 25 = 60 होगा, तो 60 कैसे बनेगा।
ठीक है, हाँ बहुत अच्छे। a अपॉन a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2a प्लस 3 अपॉन 7a, 7a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर प्लस 3a डिवाइडेड बाई 8a प्लस 12। तो हमारा 7 से 2 5 आ गया और माइनस 11 12, 12 पचे 60 आ गया। तोड़ेंगे उसको 60 को, किस में टूटेगा 15 और 4 में टूटेगा। ठीक है, आप यहाँ पर तोड़ेंगे ना तो 15 प्लस 15a माइनस 4a में टूटेगा। देखो 5a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 12, 5a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 12 बराबर कितना है 0 है। यही बात बोला गया है। दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको गुना करने पे माइनस 60 है और जोड़ने पे माइनस 11 है, तो बोलेंगे सर 15 चौके 60 होता है, तो इतना हम लेंगे इसको। ठीक है, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने। 5 से कॉमन लोगे तो a माइनस 3 आएगा, 4 कॉमन लोगे तो a माइनस 3 आएगा बराबर में 0। यहाँ पर a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी साफ तौर पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ a का मान कितना होगा 3 होगा। ऑप्शन से भी उठा के रखते तो भी आपका आंसर क्या हो जाता, सेटिस्फाई कर जाता। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अगला सवाल देखते हैं। बोला गया है दिए गए फोटो में जो AQ है और QC है, AQ का मान देखेंगे तो कितना है 4√2 है और QC का मान देखेंगे तो कितना है 6√2 है। ठीक है, साथ में हमको सवाल में AB का मान कितना दिया गया है 20 दिया गया है और बोला गया है अगर PQ नाम की रेखा BC के समानांतर है तो बता दो यहाँ पर जो PB वाला मान है वो कितना होगा, PB वाला मान कितना होगा। तो मेरे भैया PB वाला मान कितना होगा बताइए। ठीक, तो आप जरा इन दोनों का अनुपात देखिए कि ये किस अनुपात में है, इनका रेशियो देखेंगे तो बोलेंगे सर √2 से हमारा √2 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी सर छोटा वाला a से लेकर q तक 2 यूनिट है तो q से लेकर c तक 3 यूनिट है। ये 2:3 में है, ये 2:3 में है, तो पक्का ये भी किस अनुपात में होंगे, ये भी 2:3 में होंगे। ऐसा क्यों कहेंगे हम, ऐसा इसीलिए कहेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर एक भुजा 2:3 में है और ये वाली लाइन इस वाले लाइन के समानांतर है तो दूसरी वाली भी उसी अनुपात में होगी। ये 2:3 में है तो ये भी 2:3 में होगा। 2 यूनिट और 3 यूनिट मिलकर बनाते हैं 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान 20 है तो 1 यूनिट का मान 4 होगा। अगर हमसे AP का मान पूछेगा तो 2 यूनिट का मान बता देंगे, PB का मान पूछेगा तो 3 यूनिट का मान बता देंगे। तो आप खुद मुझे बताइए 5 यूनिट का मान 20 है, 1 यूनिट का मान 4 आएगा। हमसे किसका PB का मान पूछा गया है, 3 यूनिट का पूछा गया है, तो 3 यूनिट का कितना बताएंगे तो 4 × 3 12 बताएंगे। अगर 1 यूनिट का मान 4 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 12 होगा। क्लियर है, बताइए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। कल रात को 4 बजे तक आप लोगों की PPT बनाई है और 4 बजे तब मैं सोने गया हूं PPT बना के। देखो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, कल रात को 1:37 पे ये PPT मैंने मेल किया है। फिर इसके बाद मेरे दूसरे बैच में जो चल रहा है रेस, उसकी PPT फिर मैंने 4 बजे सुबह तक बनाई है और इसी वजह से मुझे सर्दी भी लग गई है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाते 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 क्या होता है, क्वेश्चन तो बना लेते हैं लेकिन डिजिटल पोर्ट पे पढ़ाने के लिए हमें उसकी PPT चाहिए होती है। ठीक है, अभी कोई टाइपिस्ट है नहीं तो अपन का खुद ही काम करना पड़ रहा है, इसलिए काफी रात हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे चारों एग्जांपल्स होते हैं खत्म। अब चारों एग्जांपल्स के बाद हम नेक्स्ट आते हैं कौन से थ्योरम पे, तो मिड पॉइंट थ्योरम पे। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम की बात हम करते हैं और मिड पॉइंट थ्योरम को समझते हैं कि मध्य बिंदु थ्योरम क्या होता है। ठीक है, चलिए तो मिड पॉइंट थ्योरम पे आ जाइए। मिड पॉइंट थ्योरम की कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है, आप अपने शीट में देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे। सवाल में बोला गया है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ ए थर्ड साइड। स्टेटमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, बोलेगा कि देखो किसी भी 2 भुजा, जैसे मानो एक भुजा AB है और दूसरी भुजा AC है, इसके मिड पॉइंट को अगर आप इसके मिड पॉइंट के साथ जोड़ते हैं, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of 2 sides of a triangle is parallel to the third side, is parallel to the third side। और हमेशा तीसरी वाली साइड का क्या होगा, आधा होगा। तीसरी वाली साइड का क्या होगा, आधा होगा। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको कि ये मेरा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, इस त्रिभुज में मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसके मध्य बिंदु को दोनों को जोड़ता हूं, मध्य बिंदु का मतलब क्या है, ये सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांट रही हैं, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं ना तो ये 200% इसके क्या होंगे, सिमिलर
समानांतर होंगे, सॉरी पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अगर ये मेरा त्रिभुज ABC है तो ये वाली रेखा इसके पैरेलल होगी। अगर इसका मान 10 है तो इसका मान कितना होगा? 5 होगा, आधा होगा, मतलब समानांतर भी होगा और आधा भी होगा। उसी तरीके से मैं एक दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं और दूसरे ट्रायंगल में मैं बोलता हूं कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट के साथ जोड़ रहा हूं तो ये जो नई रेखा मेरी बन रही है, देखो ABC करके है, और ये जो DE नाम की रेखा बनी है, ये DE क्या होगा? तो पहली बात, जो D है वो किसका मिड पॉइंट है? तो AB का। जो E है वो किसका मिड पॉइंट है? तो BC का मध्य बिंदु है। जब इन दो मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो ये हमेशा 200% क्या होगी? दोनों के पैरेलल होगी, समानांतर होगी। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर ये 2x यूनिट है तो ये उसका आधा होगा, x यूनिट होगा। ठीक है, ये फोटो ऐसे भी बन सकता है, ये फोटो ऐसे भी बन सकता है, और एक इसका तीसरा रूप भी हो सकता है, वो भी देख लीजिए। जैसे इस पॉइंट पे मैं क्या करूं, इस वाले लाइन के मिड पॉइंट को जोड़ूं मैं, समझना मेरी बात को। ठीक है, जहां पर मैं आपको कहूं इस रेखा का मध्य बिंदु इस रेखा के मध्य बिंदु के साथ जोड़ा जाए और इसको पॉइंट क्या दिया जाए? ABC नाम का। और माय लॉर्ड, ये पॉइंट D और E है। D किसका मध्य बिंदु है? AC का। E किसका मध्य बिंदु है? BC का। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये वाली रेखा क्या कहलाएगी? ये वाली रेखा इसके पैरेलल कहलाएगी। और अगर मान लो ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी किसी भी दो रेखाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने पे तीसरी वाली रेखा के वो समानांतर होगी, पैरेलल होगी और उसका आधा होगी। बस यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। बस यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर देखते चलो क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? एक लाइन को अगर आप पैरेलल, अब इसका रिवर्स केस बताया गया है, रिवर्स केस भी बताया गया है। पहली बात क्या बोला गया है कि दोनों मध्य बिंदुओं को जोड़ दोगे तो जो रेखा होगी वो समानांतर होगी। उल्टा ये बोला गया है कि देखो, अगर D एक मध्य बिंदु है, D एक AB का मध्य बिंदु है, और यहां से जो सामने वाले पे लाइन खींचते हो ना, देखो क्या आया, सपना आया एक हमारे मैथमेटिशियन को। उसने कहा कि देखो मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया था और ये ट्रायंगल में मैंने ऐसा लाइन खींचा था। ठीक है, ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो गई? मेरी मिड पॉइंट हो गई। ABC नाम का ट्रायंगल है, ये D है। ठीक है, AC का कोई मान नहीं दिया गया है और बस ये कहा गया है ये जो AD है ना, देखो यहाँ पर ये आपको बोला गया है कि ये 20 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 20 सेंटीमीटर का है। और आपका एग्जामिनर कहता है कि तुम मुझे AE का मान बताओ, AE का मान कितना होगा। एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया, बोला ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, या 5 ना देके आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। चलो मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि ये देखो, ये वैल्यूज कितनी कितनी है। ये वैल्यूज मान लीजिए आपको ऐसा है, ये वैल्यू 1.234 है और नीचे वाला भी 1.234 है। मैंने कहा ये वैल्यू 1.234, नीचे वाला भी 1.234, और ये वाली रेखा इसके समानांतर है। मुझे बता दो AC जाए, यहाँ पर AE का जो मान होगा वो कितना होगा? क्या बोलोगे? बोलोगे देखो भैया, ऊपर जितना मान रखता है उतना ही मान नीचे रखता है। इनका अनुपात देखिए तो किस अनुपात में है? 1:1। यानी D जो है वो पक्का क्या है? मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु से सामने वाली पे एक लाइन खींची गई और वो रेखा इसके पैरेलल हो गई, तो पक्का E भी जो होगा वो क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। और अगर E मिड पॉइंट होगा तो पूरी लंबाई 20 की है तो ये 10 आएगा, और ये कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब अगर एक पॉइंट मिड पॉइंट है और वो पैरेलल है BC के, तो दूसरा भी कंफर्म है कि वो भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, जब दोनों मिड पॉइंट होते हैं तो ये पैरेलल होता है, और जब एक पैरेलल एक मिड पॉइंट तो दूसरा भी कंफर्म है कि क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। यही बात हमारी दूसरी वाली लाइन ये बोली है, पॉइंट नंबर 2 बोला गया है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर B पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर B आपने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर D भी मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है, तो जो DE का मान होगा वो हमेशा BC का आधा होगा। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आ जाते हैं ओवरऑल रिजल्ट पे कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा। जैसे बाहुबली द कंक्लूजन था ना कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ठीक है, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो ठीक है, आखिर मिड पॉइंट से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, टोटल प्रभाव क्या क्या पड़ता है, वो कंक्लूजन देख लो यहाँ पे। तो कंक्लूजन में क्या बोला गया? कंक्लूजन में बोला गया कि जैसे देखो DE अगर तुम्हारा BC के समानांतर है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है तो पक्का ये भी मिड पॉइंट होगा। तो प्रभाव क्या होगा? उससे प्रभाव ये होगा कि AD और BD अगर 1:1 में है तो AE और EC भी तुम्हारे 1:1 में होंगे। ठीक है, साथ में अगर टोटल की बात
करेंगे तो AD और अपॉन AB किस रेशियो में, 1:2 में। AE और अपॉन AC किस रेशियो में, 1:2 में। DE और अपॉन में BC किस रेशियो में, 1:2 में। वही बातें यहाँ पर लिखी गई है कि जो रेशियो AD और AB का होगा वो 1/2 होगा, और उसी रेशियो में ये सभी के सभी जो लाइंस होंगे वो क्या होंगे, 1:2 में। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर इस त्रिभुज के अंदर एक हम एल्टीट्यूड को डाल दें, एक हम मीडियन को डाल दें, एक एंगल बाइसेक्टर को डाल दें, तो अगर ये छोटा वाला और बट्टे में बड़ा वाला जो है AE अपॉन, देखो यहाँ पर मान लो M है और ये P है, तो ये जो है यहाँ पर इस लाइन का, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो M जो होगा मिड पॉइंट होगा एंगल बाइसेक्टर का, ये भी रेखा मिड पॉइंट होगी एल्टीट्यूड का, ये भी जो बिंदु होगी ये भी मिड पॉइंट होगी, यानी सब 1:1 1:1 1:1 1:1 सबका रेशियो क्या होगा, समान होगा। हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारी रेखाओं को खींच के। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो AD अपॉन DB है ये हमने आपको बता ही दिया, क्लियर है। और अगर ये 2 पॉइंट है तो सिमिलर होगा, ये भी जानते हैं। अब बात आती है एरिया की, तो एरिया में देखो साइड का रेशियो क्या है, तो साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 कहलाएगा, 2 का स्क्वायर 4 कहलाएगा, यानी एरिया का रेशियो 1 क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा एरिया का, जिसमें अगर एक ये छोटा वाला है तो ये दूसरा क्वाड्रिलेटरल जो है वो कितना होगा, 3 होगा। हमेशा एरिया का स्क्वायर 1:4 रहेगा। अगर ये 10 है तो पूरा 40 होगा, ये 40 है तो पूरा 160 होगा, हमेशा 4 गुना होगा। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम को समझा, 2-3 एग्जाम्पल को समझ लो और फिर उसके बाद चलेंगे अपन एक्सरसाइज पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, आपके सामने दिया गया है, बताओ। ठीक है, बोला गया है ABC में D और E जो है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते चलो। ठीक, बोला गया है देखो एक त्रिभुज है तुम्हारा, क्या नाम है त्रिभुज का, तो ABC नाम है, और D और E जो है वो मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है, तो D जो है वो मध्य बिंदु है AB का, और E जो है वो मध्य बिंदु है किसका, AC का। सवाल में हमसे DE का मान दिया गया है, कितना है, तो 6 है, और बोला गया है कि BC में से तुम DE घटा के बताओ। तो बताओ, यहाँ पर आपको खुद ये बात पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, 12 होगा। और हमसे BC माइनस DE पूछा गया है, यानी 12 में से 6 पूछा गया है, तो कितना उत्तर आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर ये 6 है तो मिड पॉइंट के कारण इसका डबल होगा, दोनों का अंतर पूछा गया है तो 6 बताएंगे। आ जाओ, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। उसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है D और E। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, और अच्छे लेवल पे भी लेके चलेंगे आपको। इसी तरीके से बोला गया है कि एक त्रिभुज है जिसका जो साइड है वो ABC है, और D और E नाम के क्या है, इसके मिड पॉइंट है। D और E नाम का क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, AB का और AC का। अगर मान लो हमसे बोला जाता है कि ADE का एरिया 8 यूनिट है, तो आप मुझे बताओ ABC का एरिया कितना होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या सिखाता है, मिड पॉइंट थ्योरम ये सिखाता है कि हमारा जो छोटे वाले का एरिया होगा वो 1 यूनिट होगा, और बड़े वाले का एरिया होगा वो 4 यूनिट होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि साइड का अनुपात 1:2 है, तो एरिया का अनुपात, देखो साइड का अनुपात 1:, कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, तो एरिया का अनुपात 1:4। यानी छोटकू का एरिया अगर 8 है तो पूरा बड़े वाले का एरिया कितना होगा, तो 8 का 4 गुना 32 होगा। ठीक है, अब मुझे एक और बात बता दो कि ये बीच वाले का एरिया कितना होगा। अगर मेरे से बीच वाले का एरिया पूछा जाए तो बता दीजिए कि बीच वाले का एरिया कितना होगा। ठीक है, 32 में से 8 को घटा देंगे, यानी 24 होगा बीच वाले का एरिया। ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। आ जाइए अगला सवाल बढ़ते हैं। CHSL का एकदम फ्रेश क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। सवाल में सेम कंसेप्ट पर, मिड पॉइंट थ्योरम पर पूछा गया है। तो सवाल को देखिए, सवाल में क्या है, XYZ है, और बोला गया है L और M जो है XY और किसके मिड पॉइंट है, देखते चलो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मिड पॉइंट है L, ठीक, और उसके बाद कहा गया है XZ। L जो है और M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। R इज अ पॉइंट ऑन LM, R नाम का एक बिंदु है जो LM पर है। बड़ा बेहतरीन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। R एक पॉइंट है जो LM पर है, ठीक है, और LR और RM का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2 है। क्या है, 1:2 है। अगर LR का मान हमारा 3 है, तो सवाल में बोला गया है YZ का मान कितना होगा। हमसे ये YZ का मान पूछा गया है कि ये YZ का मान कितना होगा।
ठीक है, तो देखो हमारा शीट कितना कैटेगराइज होता है। अगर आप देखेंगे तो ये शीट आपको इतनी कैटेगराइज मिल रही है कि आप अगर मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम पर ही सवाल मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इन सेंटर पे सवाल मिल रहा है, कभी भी कुछ भी आ जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। बड़े कायदे तरीके से एक चीजें चल रही हैं यहाँ पे। थ्योरी पढ़ा, थ्योरी पे एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल के तुरंत बाद तीसरा क्वेश्चन ही आपको प्रीवियस ईयर का दे दिया गया, ताकि आप समझ पाए कि हाँ ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा गया तो कैसा पूछा गया। बोला गया कि देखो एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, एल जो है वो किसका मिड पॉइंट है, तो बोला गया है एल और एम जो है, एल जो है वो एक्स वाई का मिड पॉइंट है और एम जो है इसका मध्य बिंदु है। फिर इस पॉइंट को भी फर्दर एक और पॉइंट से बांट दिया गया और बोला गया ये 1:2 में है, अगर इसका मान 3 है तो तुम एक्स वाई का मान बताओ। तो मुझे खुद बताओ, एक यूनिट का मान 3 सेंटीमीटर है तो ये पूरा कितना यूनिट है, तो बोलोगे सर ये पूरा 3 यूनिट है। एक यूनिट का मान 3 सेंटीमीटर है तो ये पूरा 3 यूनिट है, तो इसका मान कितना होगा, तो बोलेंगे कि सर अगर एक का मान 3 सेंटीमीटर तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान 9 सेंटीमीटर। और अगर LM 9 सेंटीमीटर है तो XZ होगा वो क्या होगा, इसका दोगुना होगा, यानी 9 का दोगुना कितना आएगा, तो बोलोगे सर 9 का दोगुना 18 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो तो अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। जितने एक्सरसाइज हमने आपको दिए हैं उनको लगाते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे क्वेश्चन से थोड़ा सा सामना हो और हम सवालों को अच्छे से कर पाए। ठीक, थ्योरम्स पढ़ लिए, अब सीधा आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, सवाल लगाते हैं। सबसे पहला आपके सामने बोला गया है एक त्रिभुज बनाकर कि त्रिभुज में आपका क्या है, तो पॉइंट नंबर ए, बी और सी है और साथ में 2 ट्रायंगल हैं, ABC और DF की बात कही गई है। तो 2 ट्रायंगल अपन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 2 ट्रायंगल, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों ट्रायंगल के बारे में कहा गया है कि ये हमारा ABC नाम का ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल हमारा DEF नाम का ट्रायंगल है। साथ में सवाल में ये भी कहा गया है कि AB का जो दोगुना है ना वो बराबर है किसके, तो वो बराबर है DE के। यानी आप यहां से भी कह सकते हैं कि AB बटे में DE जो होगा वो बराबर होगा किसके, 1:2 के। ठीक है, यानी AB बटे में DE, मतलब इसका दोगुना क्या है, AB अगर 1 है तो DE कितना है, 2 है। अब अगर इनके साइड का अनुपात 1:2 है तो आप मुझे बताओ, इसका BC भी अगर 1 होगा तो EF भी 2 होगा, इसका AC भी 1 होगा तो इसका E भी 2 होगा। मतलब अगर एक साइड 1:2 में है तो सारी की सारी साइड 1:2 में होंगी। इनका रेडियस भी 1:2 में, सर्कम रेडियस भी 1:2 में, एल्टीट्यूड भी 1:2 में, मीडियन भी 1:2 में, वन डायमेंशनल जितनी भी चीजें हो गई सब 1:2 में। और एरिया किस रेशियो में होगा, तो आप बोलेंगे सर एरिया की बात करते हो। ठीक है, किसकी बात है, एरिया की बात है। तो देखो बात ऐसी है कि एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा हमारा, अगर साइड 1:2 में तो एरिया का रेशियो 1:4, यानी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। सवाल में हमसे एरिया पूछा गया, क्या पूछा गया, कुछ भी नहीं, एरिया तो पूछा ही नहीं गया, तो मतलब एरिया जान लिया। अब सवाल में बोला गया यदि BC का तुम्हारा मान कितना है, यदि BC का तुम्हारा ये वाला मान 8 है तो तुमसे EF का ही मान पूछा जाएगा, ना कि DF का। अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 8 है तो कितना होगा, 16। अब मेरे बात को समझिएगा, आपके सवाल में अगर यहीं BC दे दिया जाता और आपसे पूछता DF का मान बताओ, यहां पर EF शब्द ना करके आपको DF दे दिया जाता और यही 3 ऑप्शन होते, लेकिन चौथा ऑप्शन हो जाता कांट भी डिटरमाइंड, कांट भी डिटरमाइंड। तो आप बोलते कि सर इस केस में कौन सा आंसर सही होगा, बता दो। समझना मेरी बात को, यहां पर 1:2 दिया गया है, ये हमारा 8 दिया गया है और हमसे DF का मान पूछता है, तो आप बोलेंगे कांट भी डिटरमाइन इज द करेक्ट आंसर। जब हमसे DF पूछा जाएगा तो कांट भी डिटरमाइन बताएंगे। क्यों, क्योंकि मेरे भाई मुझे ये बात समझ में आता है कि 1 का चलो 2 गुना होगा, इसका 2 गुना होगा तो इसका भी 2 गुना होगा। तो अगर मुझे DF का मान निकालना है ना तो मुझे AC का मान का पता होना जरूरी है, या अगर मुझे AC का मान निकालना है तो मुझे DF का मान पता होना जरूरी है। इसके मान से इसका कोई संबंध नहीं है, इस बात को समझिए। अगर आपको BC 8 दिया गया है ना तो आप EF का ही मान बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि BC 8 दे दिया तो आप DE का मान बता देंगे या आप DF का मान बता देंगे, नहीं। ठीक है, अगर BC दिया गया है तो आप EF का ही मान बताएंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जिस कोण के सामने है उसी कोण के सामने का मान बताया जा सकता है, किसी और कोण के सामने का मान नहीं बताया जा सकता।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर AC 10 हो तो ये उसके अनुसार 20 हो जाएगा, ये 100 हो तो ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो तो 600 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो जैसे सवाल में जो पूछा जाएगा हमें उस अकॉर्डिंग आंसर देना है। अपने कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखना है कि भैया क्यों हम कैन नॉट बी डिटरमाइन पे आंसर देंगे। ठीक है, क्लियर है, बता दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखते हैं CHSL का बढ़िया क्वेश्चन, एक और लंबा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, रेशियोज बता सकते हैं, वैल्यू नहीं। दो में से किसी एक का मान देना बहुत जरूरी है। अब यहां बोला गया है आपको एक त्रिभुज बनाना है ABC नाम का। आपने बना दिया एक त्रिभुज। क्या कहा, ये हमारा A है, ये B है और ये C है हमारा। उसके बाद बोला गया है आपको D और E नाम के जो पॉइंट है वो किस पर है, AC पर है। ठीक है, D नाम का पॉइंट देखो किस पर है, AC पर है यहाँ पर, और AB पर एक पॉइंट है जिसका नाम है हमारा E। ठीक, फिर उसके बाद कहा गया है एंगल ADE का जो मान होगा, यानी ये वाला जो मान होगा वो बराबर होगा एंगल B के। आपको ये भी कंसेप्ट समझाया था हमने। उसके बाद AD का मान हमें कितना दिया गया है, AD का मान 7.6 दिया गया है। AE का मान कितना दिया गया है, तो 7.2 दिया गया है। BE का मान कितना दिया गया है, 4.2 दिया गया है। BC का मान कितना दिया गया है, 8.4। हमसे DE का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, हमसे DE का मान पूछा है, क्वेश्चन मार्क पूछा है। ठीक है, हाँ, हमसे इसका मान पूछा है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना मेरे ध्यान से। ठीक है, आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि देखो यहाँ पर एंगल A जो है वो तो दोनों त्रिभुजों में समान है। ठीक, और दूसरा वाला एंगल यहाँ पर देखो छोटे वाले में AED में और ABC में एंगल A दोनों के पास था, और एक कोण इसका दूसरे वाले के बराबर हो गया। मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। दोनों के दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, आप बस इनका ये रेशियो देख लो कि भैया 7.2 जो है, ठीक है, इस वाले कोण के सामने, इस वाले कोण के सामने जो मान है वो कितना है, तो बोलेंगे सर छोटे वाले के 7.2 है। इस वाले कोण के सामने बड़े वाले में मान कितना है, तो बोलेंगे सर AC है। अभी मैं आपको सिमिलैरिटी लिखना बता रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से इसके सामने मान कितना है, एंगल A के सामने छोटे वाले में मान ED है, और बड़े वाले में यह मान कितना है, BC यानी 8.4 है। ठीक है, A के सामने भी लिख दिया, इसके सामने भी लिख दिया। अब इसके सामने लिखो, डबल लाइन के सामने कितना है छोटे वाले में, तो 7.6 है। ठीक है, और ये डबल लाइन के सामने बड़े वाले में कितना है, तो 7 और 4 11.4 है। किसका, 11.4 है। हमें किसका मान चाहिए, हमें ED का मान चाहिए। पहले वाले इक्वेशन को हम मिटा देंगे। अब इसका मान दिया गया, यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, क्या हम ED का मान बता सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी सर बता सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ED का मान कैलकुलेट करिए, बड़े आसानी से आप वैल्यू को बता पाएंगे। मान लीजिए दशमलव से इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, आप इसको किससे काट सकते हैं, 42 से। ठीक है, आप इसको काटिए जरा, किससे काट पाएंगे आप इसको, 7 एकम 7, ठीक है, 44 आप 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 26, 3 दूनी 6, 3 28 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे 3 3 के 9, 3 8 24। आपका ये 6 से काटेंगे, सबसे बढ़िया 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौके 14। ठीक है, 6 चौके 24, और 6 से काटेंगे और 6 9 54। ठीक, अब 19 से काटेंगे तो 0.4 बार में कटेगा, और 14 चौके 56 आ जाएगा, यानी ED का जो मान होगा वो 5.6 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, 5.6। जब कुछ पेपर में समझ में ना आए तो तीनों सिमिलैरिटी लिख दिया करो। एंगल A के सामने छोटे में कौन है, बड़े में कौन है, D के सामने छोटे में कौन है और बड़े में कौन है, डबल लाइन के सामने छोटे में कौन है, डबल लाइन के सामने बड़े में कौन है। ऑटोमेटिक आपको एक रिलेशन दिख जाएगा, एक ऐसा इक्वेशन दिखेगा जिसके दोनों मान दिए गए होंगे, उसके साथ आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको पेपर में कुछ भी आइडिया ना लगे तो। ठीक है, सिमिलैरिटी कोई टफ नहीं है, दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, बस समझ में आना चाहिए। समझ गए तो कुछ भी खेल नहीं है। अब जैसे ये सवाल देखो, ये सवाल में आपको कहा गया है जो AB है उसका मान कितना है, 35 है। उसी तरीके से AE और CD 7 है, EC और ED 7 के बराबर है। देखो EC जो है और हमारा ED जो है ये 7 और 7 के बराबर है। एंगल DEC यानी ये वाला जो कोण है बोला गया है ABC के बराबर, इस वाले कोण के बराबर। X का मान पूछा गया है, इससे आसान काम हो सकता है। बोलोगे देखो C वाले के सामने छोटे में कितना है, तो बोलोगे 7 है, और यही C वाले के सामने बड़े में कितना है, तो 35 है। मैं सिर्फ लिख रहा हूं अभी,
ठीक है। उसी तरीके से एंगल ई के सामने छोटे वाले में कितना है, तो x है, ठीक है। और एंगल ई किसके बराबर है, b के, तो b के सामने बड़े वाले में कितना है, तो बोलोगे सर 7 + x है। चाहोगे तो x का मान यहीं से आ सकता है, लेकिन मैं सिमिलैरिटी लिख के एक बार बता रहा हूं। एंगल c के सामने लिख दिया, इसके सामने लिख दिया। अब तीसरा वाला कोण, तीसरा वाला कोण में छोटे वाले के सामने कितना है, तो 7 है। और यहाँ तीसरा वाला कोण बड़े वाले के सामने कितना है, तो BC है। यानी कल के दिन समझना मेरी बात, अगर मुझे x का मान पूछता है तो यही दो इक्वेशन को सॉल्व करके बन जाएगा, लेकिन कल के दिन मुझे BC का मान पूछेगा तो मुझे पहले और आखिरी वाले को बराबर करना पड़ेगा। और अगर मेरा BC का मान आ जाता है, उसमें हम x का मान डाल देते हैं, तो हम यहाँ पर BD का भी मान बता सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका एग्जामिनर इस सवाल में सिर्फ x का मान पूछे, हो सकता है कल के दिन वो BC का भी मान पूछ सकता है, हो सकता है वो BD का भी मान पूछ दे। तो अगर BC का मान निकाल देते हो और x का मान निकला हुआ है, तो उसमें से घटा दोगे तो BD का भी तो मान निकाल सकते हो। इसीलिए मैं टोटल सिमिलैरिटी लिखना सिखा रहा हूं आपको कि भैया पेपर में कल के दिन कुछ भी आ जाए, आपका तो आंसर आना ही आना चाहिए। पूरी दुनिया अपना खेल खेल रही हो, लेकिन आप अलग ही आंसर निकाल के बैठे, अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। तो x का मान आए तो ये दो का रिलेशन लगा दो, लेकिन अगर मान लो यहाँ BC तुम्हें निकालना है तो तुम्हें यहाँ BC का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, पहले और दूसरे वाले का रिलेशन निकाल के। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो मुझे खुद बताओ, यहाँ पर गुना करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर खुद सोचो, ठीक। अब देखो दो तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है, समझना मेरी बात को। अगर मानो मैं यहाँ पर बोलता हूं कि x का मान 7 है, ठीक है, x का मान 7 है। चलो यहाँ पर सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको रेशियो भी हल करना बता देता हूँ कि कैसे करोगे। दो साइड से 7 × 7 कितना हो जाएगा, तो 49, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 7x बराबर होगा हमारे 35x के। 35 में से 7 गया तो कितना आएगा, 28x आएगा। 28x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 के बराबर। 7 से काटेंगे यहाँ पर, तो 7 से 4 बार में कटेगा, 7 से 7 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/4, जो कि ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज है, ठीक है, 7/4। अब यहाँ पर अगर आप बोलोगे ना, तो देखो अगर मान लो आप इसको k के फॉर्म में मानते हो, x की वैल्यू 7 यूनिट है, तो पक्का यहाँ पर x की वैल्यू देखो, ये 7 निकाल दोगे तो ये 28/7 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेशियो आराम से आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो। देखो मेरा कहना है कि अगर x के सामने यहाँ पर 7 यूनिट है, अगर x के सामने यहाँ पर 7 यूनिट है, ठीक है, और यहाँ पर ये x 7 यूनिट ले रहा है, तो जो बाकी यहाँ 35 है, 35 में से 7 इसके पास है, तो 28 किसके पास है, 28 इसके पास है। यानी 28 यूनिट का मान कितना है, तो बोलोगे सर 28 यूनिट का मान हमारा 7 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर है, आप ऐसे समझ लो, ये 7 सेंटीमीटर है। यानी ये जो 7 है ये कितने का मान है सर, 7 ये जो है ये 28 का मान है। और अपन को कितना निकालना था, यहाँ पे अपन को जो है x का मान यहाँ निकालना, तो उस हिसाब से हम इसको गुना करके निकाल पाएंगे। बट उतना लॉजिक सोच दो, छोड़ दो, बेकार है। उतना लॉजिक अप्लाई कर पाओगे पेपर में, टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। उतना रेशियोस का खेल खेलोगे ना, टाइम खराब हो जाएगा, उससे बढ़िया सॉल्व ही कर लो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ। अगला क्वेश्चन एकदम फ्रेश इस बार का क्वेश्चन है, सीजल का पूछा गया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल को देखिए क्या बोला गया है। ABC में बोला गया है कि देखेंगे यहाँ पर DE जो है वो किसके पैरेलल है, ABC नाम का हमारा एक त्रिभुज है, और ABC में जो है हमारा DE जो है वो किसके पैरेलल है, DE हमारे AB के पैरेलल है। DE किसके पैरेलल है, AB के, यहाँ पर, ठीक है। और D और E किस पॉइंट पर है, तो D नाम का पॉइंट हमारा AC पर है, और E नाम का पॉइंट हमारा BC के ऊपर है, ठीक है। साथ में सवाल में ये कहा है AD का मान जो है तुम्हारा कितना है, x - 3 है। उसके बाद हमसे कहा गया है AC का जो मान है वो कितना है, तो AC का मान पूरा का पूरा हमसे 2x दिया गया है। लिखते चलेंगे एक एक डेटा को कि ये हमारा x - 3 है, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वैल्यू हमारी 2x है। उसी तरीके से BE का मान कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो जो BE का मान दिया गया है वो दिया गया है x - 2, ठीक। और BC का जो मान है ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 2x + 3 है। x की वैल्यू बता दो। इससे आसान धरती पे कोई क्वेश्चन बना है, बताओ, इससे आसान कोई क्वेश्चन बना है, ठीक है। इससे आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब ये जो DE वाली रेखा है ये समानांतर है, किसके समानांतर है, इसके समानांतर है। ये बात बोला गया है। अब जब ये बात बोला गया है ना, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर मुझे एक पॉइंट बताने की आवश्यकता है। अगर ये पॉइंट जान लेते हैं तो अगले सवाल को आप काफी कम समय में बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं सिमिलैरिटी लिखता हूँ तो मैं क्या क्या लिखता हूँ, ये पॉइंट आपके लिए बहुत आवश्यक होने वाला है,
ठीक, समझिएगा मेरी बात को। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज मेरा ABC नाम का एक है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेखा मेरी DE जो है वो समानांतर है, पैरेलल है किसके, BC के। तो पहला नंबर पॉइंट जो हम जानेंगे वो क्या जानेंगे, पहला पॉइंट हम ये जानेंगे कि AD, ठीक है, और बट्टे में DB जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं सिमिलैरिटी से, वो जानते हैं कि AD और बट्टे में जो AB है, ठीक है, वो बराबर होगा। AD और बट्टे में क्या है, AB जो है वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा AE में, और बट्टे में किसके, बट्टे में AC के। ये हमारा सिमिलैरिटी का नियम कहता है कि AD और बट्टे में पूरा का पूरा AB बराबर होगा किसके, AE और बट्टे में किसके, EC के। सॉरी, इसी यहां पर ये ना लिख के आप दूसरा लिख दो, AD और बट्टे में क्या होगा, BD बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं माय डियर, इसमें हम दोनों साइड 1 और 1 को जोड़ देते हैं। ये बात पता है कि AD और DB जिस रेशियो में होगा वहीं AE और AC भी होगा। अब हम दोनों साइड 1 और 1 को जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर AD और बट्टे में जो BD है उसमें 1 को जोड़ देते हैं, और AE और बट्टे में क्या है, बट्टे में हमारा EC है, इसमें भी क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन जाता है AD, और यहां एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा BD डिवाइडेड बाई क्या होगा, BD बराबर है AE, और प्लस आ जाएगा हमारा EC डिवाइडेड बाई EC। अब AD और BD क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर सॉरी, AD और BD क्या हो जाएगा, तो AB के बराबर। तो AD और BD क्या हो जाएगा, किसके बराबर, AB के बराबर। और बट्टे में क्या रहेगा, BD बराबर होगा किसके, AE और AC क्या हो जाएगा, किसके बराबर, तो AE और AC जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC और बट्टे में EC के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोगों ने निकाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल दिया। इस कंक्लूजन को समझने के लिए आप मेरी अगली पॉइंट को देखो, कैसे वो कंक्लूजन आया। कहने का मतलब BD और बट्टे में टोटल बराबर होगा EC और बट्टे के टोटल AC के, ठीक है। 3 पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट को समझेंगे, और तीनों पॉइंट एक दूसरे से डेराइव हो जाते हैं। जैसे मैंने एक को डेराइव कर दिया, दूसरे को -1 करके भी डेराइव किया जा सकता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट क्या होते हैं जो आपको एक दिमाग में अपने रखना चाहिए और आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। वो तीनों पॉइंट क्या हैं, आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं, समझिएगा मेरी बात को। पॉइंट नंबर 1 जो आपको जानना है वो क्या जानना है, पॉइंट नंबर 1 कि AD और बट्टे में DB, AD और बट्टे में जो DB है वो बराबर होगा AE और बट्टे में EC के। ये आपका पॉइंट नंबर 1 कि छोटा बटे छोटा बराबर छोटा बटे छोटा। पॉइंट नंबर 2 जो है वो क्या है, पॉइंट नंबर 2 है कि AD अपॉन AB, पॉइंट नंबर 2 है कि AD का रिलेशन लगाएंगे AB के साथ, वो बराबर होगा AE का रिलेशन AC के साथ, वो बराबर होगा AE का रिलेशन AC के साथ। और पॉइंट नंबर 3 जो एकदम नया जो आप अभी समझ रहे हैं, आपका BD और बट्टे में टोटल, आपका BD अब AD नहीं आएगा BD आएगा, और बट्टे का टोटल बराबर होगा EC और बट्टे का टोटल AC के, बराबर होगा EC और बट्टे का टोटल AC के। यानी आप ऐसा कह सकते हैं AD का रेशियो लगाओ टोटल के साथ बराबर होगा AE का रेशियो टोटल के साथ। आप ऐसा कह सकते हैं BD का रेशियो लगाओ टोटल के साथ, AC का लगाओ टोटल के साथ। या आप ऐसा कह सकते हैं ये दोनों छोटे वाले का आपस में रिलेशन, ये दोनों छोटे वाले के आपस के रिलेशन के बराबर। तो ये हमारे 3 पॉइंट आएंगे। अब जैसा कि हमारा सवाल आया, अब ये सवाल में देखोगे तो क्या बोलोगे, ये जो छोटा वाला है क्या है, x-3, तो बोलेंगे सर x-3 ले रहे हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा बड़ा वाला का मान कितना है, तो 2x है। उसी तरीके से यहाँ पर x-2 लेंगे अगर हम यहाँ पर, तो पूरा का पूरा बड़ा वाला का मान कितना है, 2x + 3 है, और इस तरीके से इनका रिलेशन आप लगा पाएंगे, ठीक है। अब ऐसे सवालों में सबसे बढ़िया मेथड क्या होता है, ऐसे सवालों में सबसे बढ़िया मेथड जो होता है वो होता है आपकी ऑप्शन पुट करें, आप ऑप्शन पुट करें और आप सवालों को हल करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो जीवन खराब हो जाएगा। जैसे मानो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर D पुट किया, 9 पुट किया,
तो 9 में से 3 आ गया, कितना हो गया 6, और 9 का 2 गुना कितना हो गया 18 हो गया, 6/18 आया है यानी 1/3। और राइट साइड दिख रहा हूं, 9 में से 2 गया तो आ जाएगा 7, 9 का 2 गुना 18 और 3 21, 7 और 21 किस अनुपात में है तो 1:3 में है, यानी 1/3 बराबर 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सॉल्व नहीं करना है पेपर में जाके, जब रिलेशन आ जाएगा तो कायदे से ऑप्शन डालो, 2-2 सेकंड में ऑप्शन डालोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ फिर से देखो, सीजल 2020 के टीयर 1 में क्वेश्चन एकदम नया पूछा गया। क्या है सवाल में बोला गया है, एक ट्रायंगल एबीसी है। देखो सवाल में बोला गया है कि एक ट्रायंगल आपका एबीसी नाम का है, ठीक है, और बोला गया है डी नाम का एक पॉइंट है एबी के ऊपर, और डी लाइज ऑन एबी, डी नाम का पॉइंट है एबी के ऊपर है, एंड ई एंड एफ लाइज ऑन बीसी, ठीक है, ई एंड एफ लाइज ऑन बीसी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन करा दिया है मैंने, बीसी सच दैट डीएफ जो है वो पैरेलल होगा एसी के, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा डीई होगा वो पैरेलल होगा एएफ के। ये बातें दो बोली गई हैं, ठीक है, कि डीएफ पैरेलल एसी के, डीई पैरेलल होगा एएफ के। देखते चलो बता रहा हूं, ये सिंगल लाइन के बराबर, डबल लाइन के बराबर, ये पैरेलल कहा गया है। बीई का मान, बड़ा शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बीई का मान 4 है, ठीक है, और हमारा ईएफ का मान अगर हमारा 6 दिया गया है तो हमसे जो है वो बीसी का मान पूछा जाएगा कि बीसी का मान कितना होगा। ये सेम वाला सवाल है जो मैंने कल करवाया था, बिल्कुल, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ठीक है, आज मैं शॉर्ट में करवाऊंगा क्योंकि मैंने कल करवा रखा है। अब देखो जरा बीई और ईएफ किस रेशियो में है, तो आप बोलेंगे सर बीई और ईएफ जो है ये 2:3 में है। किस रेशियो में है, 2:3 में है। तो त्रिभुज बी डी, देखो बी डी ई में और बी ए एफ में अगर ये 2:3 में है तो ये भी 2:3 में होंगे, तो बोलोगे हाँ सर 2:3 में होंगे। कोई समस्या की बात, तो बोलोगे ना गुरुजी बिल्कुल कोई समस्या की बात नहीं है। अब उसी तरीके से अब आ जाओ त्रिभुज बी डी एफ में और त्रिभुज बी ए सी में, अगर ये 2:3 में है तो ये वाली वैल्यू बी एफ 2 होगी और पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। मेरे बात को समझ में आ गया। अगर पूरा का पूरा यहाँ पर माफ करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पर, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब अगर ये 2 है और ये 3 है तो ये भी 2 होगा और ये कितना होगा, 3 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कितना है तो 10 सेंटीमीटर। ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये 2 यूनिट है तो 2 का मान है। हमें पूरा का पूरा बीसी पता करना है, पूरा का पूरा बीसी कितना यूनिट है तो 5 यूनिट है। 2 से काटेंगे 5 बार में, उत्तर कितना आएगा, 25 आएगा। 25 इज द करेक्ट आंसर, कल ही बताया था आप लोगों को, ठीक। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो सेम कंसेप्ट पर आधारित है, तो क्वेश्चन नंबर जो सी है वो आपको पीजीडब्ल्यू है, ये घर से करके आना है, ठीक है, घर से करके आना है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करा दें, चलो 6 करा देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ दिए। सब तरह का बात बोलते हो ना, सुनना पड़ता है, क्या करें, कुछ बच्चे होते हैं, ठीक। सर बड़ा क्वेश्चन वहां छोड़ दिए, छोटा वाला बता दिए। तो देखो रे यहाँ पे एबीसी नाम का एक त्रिभुज है और डी और ई जो है वो किस पर है, एसी पर है। डी जो है वो किस पर है, एसी पर है, और बीसी पर कौन सा पॉइंट है, तो बीसी पर तुम्हारा पॉइंट बोला गया है ई नाम का। देखते चलो यहाँ पर ई नाम का पॉइंट है। डीई जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है, तो डी हमारे एबी के पैरेलल है। एफ एक पॉइंट है सीई पे, देखो एफ इज अ पॉइंट ऑन सीई, एफ नाम का एक पॉइंट है और वो किस पर है, सीई पर है। इस तरीके से कि जो डीएफ है ना तुम्हारा, सेम तरीके से वो किसके समानांतर है, ए के समानांतर है। ये वाली रेखा इसके समानांतर, ये डबल लाइन के समानांतर। सवाल में सीई का मान दिया गया है, कितना मान दिया गया है देखते चलो, तो बोलोगे सर सीई का मान हमारा जो है ये पूरा का पूरा मान हमारा 6 है, ठीक है। सीएफ का मान कितना है, तो 2.5 है। सीएफ का मान कितना है, 2.5 है। तो हमसे सेम तरीके से बीसी का मान पूछा गया है, ठीक है। अब ये 2.5 है तो क्या बोलोगे, 2.5 है तो बोलोगे सर ये 6 है, ये 2.5 है तो ये 3.5 होगा। 6 है और 2.5 है तो ये 3.5 होगा। अब इसका 3.5 के साथ क्या संबंध है, तो जरा देखते चलो। इनका अनुपात देखो, अनुपात किस में आएगा, तो 5:7 में आएगा। अब ये वाला 5 है और ये वाला छोटा वाला जो है वो 7 है, तो पक्का CD भी 5 होगा और DA भी कितना होगा, तो 7 होगा। क्यों, त्रिभुज CFD सिमिलर होगा त्रिभुज CEA के, तो ये 5:7
5:7 है तो ये भी 5:7 होगा। अब आ जाओ त्रिभुज CED में और त्रिभुज CBA में। अगर 5:7 है तो यहाँ पर जो भी मान दिया गया था वो 5 था और टोटल का मान कितना था, तो टोटल का मान 7 था। EC का मान कितना है, तो 3.5 और 2.5 यानी 6 सेंटीमीटर कितने का मान है, तो 6 सेंटीमीटर 5 का मान है। हमें पूरा का पूरा BC बताना है यानी 7 का मान बताना है। 7 6 42/5 यानी 8.4 जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, ठीक है। BC का मान ही तो पूछा गया है। एक मिनट, कहीं गड़बड़ कर दी क्या? 50 25 7 और 5, अच्छा ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना। जैसे ये 5 है और ये 7 है तो ये हमारा 5 होगा और ये जो टोटल होगा ना 7 5 12 यूनिट होगा, ठीक है। तो यहाँ जो 3.5 और 2.5 यानी जो 6 दिया गया है वो कितने का मान है, 5 का, और हमें पता कितने का करना है, 12 का। 12 6 72। किसी भी संख्या को 5 से भाग करना होता है तो दोगुना करके दशमलव लगा देते हैं। 72 का दोगुना 144 और दशमलव लगा दोगे 14.4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 14.4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो सेम तरीके से। AD का मान तुम्हारा कितना है, AD का मान हमारा 11 दे रखा है। देखते चलिए, चंद सवाल है उनको कर लेते हैं। AD का मान हमारा 11 है। AB का मान कितना है, तो AB का पूरा मान 18 है यानी इसका मान कितना आ गया, तो इसका मान हमारा 7 आ गया, ठीक है। इसका मान 7 आ गया। AE का मान कितना है, तो AE का मान 9 है। हमसे EC का मान पूछा गया है। इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा, बता दो। अगर ये 57 है तो ये भी 57 होगा। बोलोगे क्यों? ये 123 है, पूरा कोण 180 का बनता है तो ये 57 होगा। तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ 57 के सामने कितना है, तो 11 है, ठीक है। और बड़े वाले में 57 के सामने कितना है, तो AC है यहाँ पे, ठीक। उसी तरीके से ये वाले कोण के सामने छोटे वाले में कितना है, तो 9 है। और बड़े वाले में इस कोण के सामने 11 और 7 कितना है, 18 है। बस भैया बात खत्म, आ गया आंसर आपका। 9 से काटिए तो 2 बार में कटेगा, 11 दूनी 22। AC का मान कितना आ गया, AC का मान 22 आ गया। जिसमें अगर AE का मान 9 है तो EC का मान कितना होगा, 13 होगा। तो 13 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 13 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेम तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी दिए गए चलचित्र में। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आप लोगों के लिए PGW है, ये मैं नहीं बताऊंगा। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है वो भी सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों के लिए PGW है, ठीक है। ये क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से जो है अपन कल करेंगे। तब तक जितनी चीजें आज पढ़ाई है उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से जो है आप क्लियर करेंगे अपने कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। अगर आप 5 को सीख लेते हैं तो 6 आप खुद बना लेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बता दिया है। वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। सारा का सारा गेम प्रैक्टिस का है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। आप लोगों को तो ये फायदा हो रहा है कि मैं इतने क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एक वक्त होता था जब मुझे पढ़ाई करनी होती थी और कोई भी नहीं पढ़ाता था इतने क्वेश्चंस को, इतने बेसिक तरीके से हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। आज भी कोई नहीं पढ़ाता है हर इतने बेसिक तरीके से हर एक सवाल को कोई आपको सिमिलैरिटी में बताए। पहला क्वेश्चन आसान दिखेगा, दूसरा टफ दिखेगा, तीसरा बहुत हाई दिखेगा, भैया सिमिलैरिटी खत्म, ठीक है। 3 क्लास में सिमिलैरिटी खत्म हो जाती है और अभी आपकी जो है 5वीं क्लास चल रही है और ये बेसिक ही है। तो अगले 3 क्लास में वाइंड अप हम भी कर देंगे बढ़िया तरीके से। बस मेहनत करो, रिवाइज करो, ठीक है। मैं यूं समझता हूं कि मैं अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन को पढ़ा रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं आता है, वहां से मुझे ऊपर उठा के उनको लेके चलना है। तो मेरे जो यार मित्र हैं, भाई बहन है, उन्हें भी ये बात सोचना चाहिए कि अगर उनका बड़ा भाई इस तरीके से पढ़ा रहा है तो मैं भी मेहनत करके जाऊं क्लास में तो मुझे समझ में आए। क्योंकि मुझे क्या जरूरत है आपको बोलने की, इतना कहने की कि आप पढ़ के आओ। आप पढ़ो ना पढ़ो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं भाई, सच में फर्क पड़ता है। मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए और मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए तो मैं बार बार बोलूंगा आपको कि आप पढ़ कर आओ। जैसे मैं गुरुकुल में बच्चों को बार बार कहता हूं कि रिवाइज करना है, वो नहीं करते तो उनको डांटता हूं मैं। उसी तरीके से आपको भी जो है रिवाइज करके पूरा का पूरा आना है ताकि आपका बेनिफिट हो सके, ठीक है। चलिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।